Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is जोशुर बेल्पिन। तो हम जानेंगे जो आपका जोशुरा बेल्पिन है इसके बारे में कि यह है क्या। रिसर्चर ऑफ आइडेंटिफाई अ न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली जोशुरा बेल्पिन विद द पोटेंशियल टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम एसिनोबैक्टर बेचुमैनी। रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है एक नए क्लास को एंटीबायोटिक का, स्पेसिफिकली जोशुरा बाल्पिन को, जिसका पोटेंशियल है कि ये कॉम्बैट कर सकता है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम एसिनोबैक्टर बेचुमैनी को। This antibiotic was found to be effective against CRAB, carbapenem resistant Acinetobacter baumannii, introduced pneumonia and sepsis in mouse model। और ये जो एंटीबायोटिक है इसमें पाया गया है कि ये इफेक्टिव है अगेंस्ट CRAB, कार्बेपेनम रेसिस्टेंट एसिनोबैक्टर बेचुमैनी के ऊपर, जिसको कि इंड्यूस किया गया था न्यूमोनिया और सेप्सिस में माउस मॉडल के ऊपर। जोशुरा बाल्पिन, a drug candidate, was developed through the optimization of a tether macrocyclic peptide that selectively kills A. baumannii। जो आपका जोशुरा बाल्पिन है ये एक ड्रग कैंडिडेट है जिसको डेवलप किया गया था ऑप्टिमाइज करके टीथर्ड मैक्रोसाइक्लिक पेप्टाइड का, जिसने सेलेक्टिवली किल किया आपका एसिनोबैक्टर बेचुमैनी को। ये जो एंटीबायोटिक है ये यूनिक मोड है एक्शन का इसका, ये इन्वॉल्व करता है, इनिबिट करता है जो ट्रांसपोर्ट है आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड का, ये उसको इनिबिट कर देता है, जो कि एक इसेंशियल प्रोसेस है क्रिएट करने के लिए आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। जोशुरा बाल्पिन ब्लॉक एलपीएस ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू दी एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ एलपीएस इन दिस सेल एंड द सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ द बैक्टीरियम। और जोशुरा बाल्पिन जो है ये ब्लॉक कर देता है आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड को ट्रांसपोर्ट को, जो कि एक लीडिंग चीज है, एबनॉर्मल कर देता है ये एलपीएस को सेल पे, जिसके कारण सब्सिक्वेंट डेथ हो जाता है बैक्टीरियम का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी कैंसर ड्रग कैमोथेक्सिन। तो हम जानेंगे जो आपका एंटी कैंसर ड्रग की बात की गई है कैमोथेक्सिन के बारे में। Researcher at Indian Institute of Technology Madras and Mandi have successfully metabolically engineered plant cell to increase the production of anti-cancer drug कैमोथेक्सिन। जो रिसर्चर है कहाँ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के और मांडी के, इन्होंने सक्सेसफुली मेटाबॉलिकली इंजीनियरिंग किया है प्लांट सेल को, जो कि इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन को एंटी कैंसर ड्रग कैमोथेक्सिन का। ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेथोपोडाइट निमोनिया एंड इंडेंजर प्लांट नेटिव टू इंडिया, द प्रोसेस इन्वॉल्व अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट मटेरियल। पहले क्या था, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था नेथोपोडाइट निमोनिया से, जो कि एक इंडेंजर प्लांट था जो कि नेटिव था भारत के लिए ही। ये जो प्रोसेस था ये इन्वॉल्व कर रहा था लार्ज क्वांटिटी को प्लांट के मटेरियल का। डिक्लाइन इन प्लांट पॉपुलेशन हैड लेड रिसर्चर टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोर्सेज। और जो डिक्लाइन हुआ प्लांट का पॉपुलेशन का, इसके कारण रिसर्चर जो थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे अल्टरनेटिव सोर्स को। इन प्रीवियस स्टडी अ माइक्रोब वाज आइडेंटिफाइड एज ए हाई यील्डिंग अल्टरनेटिव। और प्रीवियस स्टडी में एक माइक्रोब को आइडेंटिफाई किया गया हाई यील्डिंग अल्टरनेटिव के रूप में। Now researchers have developed a genome scale metabolic model for N pneumonia plant cell, paving the way for sustainable and efficient commercial production of the drug and reducing the need to harvest endangered plants। अब रिसर्चर ने डेवलप किया है एक जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल को एन निमोनिया प्लांट सेल का, जो कि एक रास्ता तैयार कर रहा है सस्टेनेबल और एफिशिएंट कमर्शियल प्रोडक्शन का इस ड्रग का, जिससे कि रिड्यूस हो जाता है जो आवश्यकता है हार्वेस्ट करने की इंडेंजर प्लांट को। मार्कोस के बारे में हम जान ले क्यों न्यूज़ पे आया है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी मैरीटाइम कमांडो सक्सेसफुली स्वाटेड पायरेट हाईजैकिंग अटेम्प्ट ऑन दी लिबेरियन फ्लैग वेसल इन द नॉर्थ अरेबियन सी। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के जो मैराइन कमांडोज थे मार्कोस, उन्होंने सक्सेसफुली थ्वार्ट किया था जो पायरेट हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे लाइबेरियन फ्लैग वेसल को नॉर्थ अरेबियन सी पे। तो मार्कोस के बारे में हम जान ले। Marcos, formerly the Marine Commando Force (MCF), is the Indian Navy Allied Special Force unit formed in 1987। मार्कोस, जिसको कि पहले हम मैराइन कमांडो फोर्स के नाम से भी जानते थे, इंडियन नेवी का ये अलाइड स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसको बनाया गया था 1987 में। ये जो है मॉडल है आपका यूएस नेवी सील के ऊपर, और इसका खुद का मोटो है डिफ्यू द फियरलेस। मार्गो ऑपरेट करता है सी, एयर और लैंड पे, कोलैबोरेट करता है इंडियन आर्मी के साथ, स्पेशली कश्मीर के रीजन पे। Notable operation include Cactus, Leech, Pawan and Cyclone with a significant role in 26/11 मुंबई अटैक। और जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है मार्कोस का, जिसमें कि कैक्टस, लीच, पवन, साइक्लोन है, और इनका सिग्निफिकेंट रोल था 26/11 मुंबई अटैक में भी।
अरुणाचल प्रदेश ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, तो याद होना चाहिए। एन IISc स्टडी कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवील द थ्रेट पोस्ट टू माउंटेन बर्ड बाय लॉगिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जो आपका IISc का स्टडी है जिसको कंडक्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, इसमें पाया गया है जो थ्रेट है माउंटेन बर्ड्स के लिए लॉगिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर impacted by rising temperature, prompting bird species to shift to higher elevation. The study emphasizes the importance of safeguarding primary forest to mitigate climate change effect. और जो आपका ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, इस पर प्रभाव पड़ रहा है राइजिंग टेम्परेचर का। ये प्रॉम्प्ट कर रहा है बर्ड्स के स्पीसीज को कि वो शिफ्ट करे हायर एलिवेशन की ओर। ये जो स्टडी है इसका फोकस है, जो इम्पोर्टेंस है सेफगार्ड करना प्राइमरी फॉरेस्ट को ताकि मिटिगेट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम जान लें। It is situated in the Himalayan foothills of West Kamen district, Arunachal Pradesh, and is a protected area in India. It borders the Sesa Orchid Sanctuary in the northeast and Pakui Tiger Reserve across the Kangmeng River to the east, and also part of Kameng Elephant Reserve. जो आपका ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका सिचुएटेड है हिमालयन फुटहिल्स में, वेस्ट कामेन डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और ये प्रोटेक्टेड एरिया है भारत में। ये बॉर्डर है सेसा ऑर्चिड सेंचुरी इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और पखुई टाइगर रिजर्व जो है अक्रॉस कामेंग रिवर में इसके ईस्ट में है, और ये पार्ट है कामेंग एलिफेंट रिजर्व का भी। इसका नाम जो है रेड ईगल डिवीजन इंडियन आर्मी के नाम पर रखा गया है। ये जो सेंचुरी है ये जाना जाता है इसके रिच बर्थ लाइफ के लिए, जो कि ऑफर करता है अलग अलग स्पीसीज को सिग्निफिकेंट नंबर पे। नोटेबली ईगल नेस्ट जो है जहाँ पे बेगुन लियोसिया IUCN में क्रिटिकली कैटेगरी में इसको रखा गया है, जो कि एक पैसराइन बर्ड का स्पीसीज है। इसको डिस्कवर किया गया था 1995 में, अब बाद में ऑब्जर्व किया गया और डिस्क्राइब किया गया इसके बारे में 2006 में। ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशन को। अगर क्वेश्चन मैप बेस्ड है तब भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल्य प्रवाह 2.0 वैल्यू एंड इथिक्स इन हायर एजुकेशन। तो हम जानेंगे मूल्य प्रवाह 2.0 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जो वैल्यू और एथिक्स है हायर एजुकेशन में, इसके बारे में सारे इसके फीचर्स को, गाइडलाइंस को, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज परसुइंग फॉर वैल्यू एंड इथिक्स इन हायर एजुकेशन थ्रू गाइडलाइंस लाइक मूल्य प्रवाह 2.0। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, ये कोशिश कर रही है वैल्यू और इथिक्स को लाने की हायर एजुकेशन में, जो गाइडलाइंस है जैसे कि मूल्य प्रवाह 2.0 इन टाइप के गाइडलाइंस के माध्यम से। तो हम जानेंगे मूल्य प्रवाह 2.0 के बारे में। ये एक गाइडलाइन है जिसको इश्यू किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भारत में। इसका मकसद है इंस्टिल करना ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल इथिक्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है 2019 के मूल्य प्रवाह गाइडलाइंस का। क्या फीचर्स है इस गाइडलाइन का, मकसद क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इनकलकेटिंग आ ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। इनकलकेट करना ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल इथिक्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, और बिल्ड करना वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशन को, प्रमोट करना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को। गाइडलाइंस के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इंस्टिल डीप रेस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, डेवलप ए कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टिल कर रहा है डीप रेस्पेक्ट को फंडामेंटल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लिए, डेवलप कर रहा है एक कल्चर को इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। इम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी, इसका फोकस है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। डिसीजन मेकिंग शुड बी गाइडेड सोनली बाय इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डिवॉइड ऑफ बायसेस, एबॉलिशमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेज, इम्फेसिस ऑन पुनिशिंग द करप्ट। यहाँ पे डिसीजन जो है वो गाइड किया जाएगा सोनली पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार, डिवॉइड होगा ये किसी भी टाइप का बायस से। एबॉलिश किया जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेज को, फोकस किया जाएगा पनिश करने का करप्ट को। कोर वैल्यू की अगर हम बात करें इसकी, तो इंस्टीट्यूशन आर अर्ज टू इंश्योर इंटेग्रिटी, ट्रस्टशिप, हार्मोनी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, कमिटमेंट, रेस्पेक्टफुलनेस, बिलोंगिंगनेस, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। जो इंस्टीट्यूशन है उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इंश्योर करे इंटेग्रिटी, ट्रस्टशिप, हार्मोनी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, कमिटमेंट, रेस्पेक्टफुलनेस, बिलोंगिंगनेस, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और ग्लोबल सिटीजनशिप को। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रायोरिटाइज करना होगा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी और हायर एथिकल स्टैंडर्ड को। रिफ्रेन करना होगा मिस अप्रोप्रिएशन से, और रिजेक्ट करना होगा गिफ्ट को जो कि कंप्रोमाइज कर रहा हो इम्पार्शियलिटी को।
कॉन्फिडेंशियली और राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो गाइडलाइंस है इसका फोकस है कि मेंटेन किया जाए कॉन्फिडेंशियलिटी को, और कॉन्फ्लिक्ट जो कर रहा हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ, ये मैंडेट करता है इंस्टीट्यूशन को कि वो वॉलेंट्री डिस्क्लोज करे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए। टीचर का क्या रोल होगा? तो टीचर एक नोबल प्रोफेशन है। टीचर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे कि वो एक रोल मॉडल हो। स्टेक होल्डर यूनियन और एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन है स्टाफ और स्टूडेंट यूनियन से कि वो सपोर्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट एक्टिविटी पे। पोटेंशियल इश्यू विद गाइडलाइंस, क्या पोटेंशियल इश्यू है और जो गाइडलाइंस हो सकता है? तो कमी है डिफिनेशन की डिग्निफाइड मैनर का, जिसके कारण सप्रेशन डिसेंटेंट देखा जाता है। एसोसिएशन और यूनियन जो है उनको बैन का सामना करना पड़ेगा, सस्पेंशन या लीगल बैटल का। गाइडलाइंस जो कि इफेक्टिवनेस में है वो हिंज करेगा इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट के बाद से। कन्फ्लिक्ट, जैसे कि जो फोकस है कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके, ये कन्फ्लिक्ट करेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ। रिजर्वेशन की जो बात कही गई है यूनियन में, जो कि लिमिटेड रोल होगा प्रोटेक्ट करने में मेंबर को राइट को, ये जो गाइडलाइंस है इसको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। थिंकर का व्यू क्या है वैल्यू को लेकर एजुकेशन का? तो स्वामी विवेकानंद क्या मानते थे? फोकस करना चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर और मोरल एजुकेशन के ऊपर, ताकि एक स्ट्रांग और प्रोस्परस नेशन को बनाया जा सके। एजुकेशन का फोकस होना चाहिए फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मानना था? वो एडवोकेट कर रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका फोकस होना चाहिए जो सिग्निफिकेंस है वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन जो है वो हार्मोनाइज करना चाहिए इंडिविजुअल के नेचर और सोसाइटी के साथ। फोस्टर करना चाहिए एक सेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी का। महात्मा गांधी का मानना था फोकस करना चाहिए एजुकेशन को बिना कोई वैल्यू के जो कि इनकम्प्लीट हो। एडवोकेट किया गया था वैल्यू जैसे कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड कंपैशन को, ताकि क्रिएट किया जा सके एक जस्ट और पीसफुल सोसाइटी को। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है एजुकेशन में। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वर्ल्ड में एजुकेशन के लिए, तो जापान का जो मॉरल एजुकेशन है ये फोकस कर रहा है कल्टीवेशन के ऊपर, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सोशल कंसाइंस को। इसका फोकस है वैल्यू लाइक जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट के ऊपर। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूड करता है वैल्यू एजुकेशन को, एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोकस किया जा रहा है कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर और इथिकल डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि रिफ्लेक्ट होता है हायर ग्लोबल रैंकिंग से। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है इसका मकसद है डेवलप करना सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस को, प्रमोट करना वैल्यू को जैसे कि रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस और कंपैशन को। सिंगापुर, ये नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो वहाँ का है इसका मकसद है डेवलप करना नेशनल आइडेंटिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक कॉन्शियसनेस को। ये फोकस कर रहा है वैल्यू जैसे कि लॉयल्टी, रेसिलेंस और सोशल हार्मोनी के ऊपर। कनाडा की अगर हम बात करें तो इसका फोकस है डेवलप करना मोरल रीजनिंग और इथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल को। ये करिकुलम प्रमोट कर रहा है वैल्यू जैसे कि इम्पैथी, जस्टिस और इंक्लूसिविटी को। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का कि इन्हेंस किया जाए क्वालिटी को और इंटीग्रिटी को एजुकेशन सिस्टम का, जब साथ साथ प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल के अधिकार को और प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना कल्चर को, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूल्य प्रभाव 2.0 जो है, जो इनकलकेशन की बात कही गई है ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल इथिक्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, उसको दिखाया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.